अच्छा बच्चों, तो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करवाया। तो जिस बच्चे से मैंने वो क्वेश्चन लिया था, तो उन्होंने दोबारा बताया कि इसके ऑप्शंस पेपर में कुछ और थे। तो जो मैंने पिछला क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करवाया, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ही बनता है। लेकिन अब हम देखते हैं वो ऑप्शंस जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडियोएक्टिव डिके डिपेंड्स अपॉन, अब ऑप्शंस ये थे। ठीक है, पहले तीन ऑप्शन ये थे, थर्ड चौथा ऑप्शन फिर पता नहीं चल सका, तो पहले तीन ऑप्शन मैंने उससे रिप्लेस किए हैं, और इनमें से हम देखते हैं अब क्या सूटेबल आंसर बनता है। तो पहली बात ये कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ डिके, टाइम ऑफ डिके कांस्टेंट, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, स्टेबिलिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके किस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है? अच्छा, तो चलते हैं आगे, आंसर देखते हैं। आंसर है हमारे पास इसका डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट जो है ये डायरेक्टली मेजर करता है हाउ क्विकली द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिकेज। अ लार्ज डिके कांस्टेंट मीन फास्टर decay rate and a lower stability, while smaller decay constant indicates greater nuclear stability। ठीक हो गया। असल में डीके कांस्टेंट आपको बता रहा है कि पर सेकंड आप कितने न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करवा रहे हो। तो अगर इसकी वैल्यू बड़ी हुई, इसका मतलब कि पर सेकंड जो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब लोअर स्टेबिलिटी है। और अगर आपके पास इसकी वैल्यू स्मॉलर है, इसका मतलब हायर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है। तो ये था 15 क्वेश्चन नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 था आपके पास, एफ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, या चेंज इन मोमेंटम। ये तो सबको पता है कि हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हमारे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी होगा। तो डेल्टा पी तो चेंज इन मोमेंटम है, तो डेल्टा इसका आंसर बना। देख लेते हैं। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर बना चेंज इन मोमेंटम। और एक्सप्लेनेशन वही कि इम्पल्स इम्पल्स होती है ना, ये एफ क्रॉस टी इम्पल्स भी होती है। एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो, एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड टाइम। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रस्टिंग ऑफ टायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्योंकि ये बहुत क्विक होगा, तो आपके पास हीट को फ्लो करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो हीट यहां पर हो जाएगी कांस्टेंट। हीट को फ्लो करने का टाइम नहीं मिला, तो आपके पास जो है ना, फ्लो ऑफ हीट हो गया जीरो। आपके पास एडियाबैटिक में क्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, और ये क्विक प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये एडियाबैटिक आपने पढ़ा होगा। और भी बहुत सी एग्जांपल हैं, जो भी क्विक प्रोसेस हो, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह है, वो सब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। हीट को फ्लो करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो क्यू जीरो हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया एडियाबैटिक। क्योंकि ये एडियाबैटिक का टायर ब्रस्ट करता है रैपिडली, नो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, द प्रोसेस इज एसेंशियली एडियाबैटिक वेयर द प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज विदाउट हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी। अब क्वेश्चन नंबर 18 आया था, इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट रीचिंग द अर्थ, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, नॉलेज बेस्ड रिकॉल बेस्ड था। तो इसका आंसर है 1.4 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर बनता है। ठीक है, और 1.4 लिख देते हैं इसको, 1.36 भी बोल सकते हैं, 1.4 भी बोल सकते हैं। तो एवरेज सोलर कांस्टेंट, ये सोलर कांस्टेंट है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो 1.4 होती है इसकी वैल्यू, द स्टैंडर्ड वैल्यू यूज्ड इन फिजिक्स। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 था, मटेरियल या एलिमेंट जो हम मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, वो है हमारे पास कौन सा? कार्बन, सिलिकॉन, कॉपर, एल्यूमिनियम। आप सबको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, और सिलिकॉन और जर्मेनियम में से भी सिलिकॉन ज्यादा कॉमनली यूज हो रहा होता है, तो सिलिकॉन इसका आंसर होगा। बीटा
बीटा इज करेक्ट चॉइस. Silicon is the most widely used semiconductor material because it is abundant, form the stable oxide and has ideal electrical properties for making the electronic devices like diode, transistor and integrated circuits. So आपको वैसे भी पता था सिलिकॉन और जर्मेनियम ज्यादा यूज होते हैं और इन दोनों में से भी सिलिकॉन ज्यादा यूज होता है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19. सो हमने 15 से 19 तक क्वेश्चन कर लिए. बाकी आगे जैसे जैसे मुझे रिसीव होते जाएंगे तो हम उनको भी देख लेंगे.